हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलिए हम आज अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है, एनिमल की दो टिश्यू हमने कवर कर लिया है। अब हमारा तीसरा एनिमल टिश्यू का तीसरा पार्ट आज हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू, और हो सके तो न्यूरल टिश्यू भी हम लोग आज कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आगे का आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल, उसकी ओरिजिन तीनों होती है। कनेक्टिव टिश्यू का हमने पढ़ा था कि उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। अब हम आगे जो मस्कुलर टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिन भी मेसोडर्मल होती है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि हमारी आइज़ की मसल्स होती हैं, आइरिस और सिलियरी मसल्स, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितनी भी हमारे बॉडी में मसल्स है सब मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। हमारी बॉडी का जो 40 से 50% जो वेट है वो हमारे मसल टिश्यू ही बनाती है। हमारे बॉडी में टोटल 639 मसल्स है। हम आगे की जब पढ़ाई करेंगे अगर जूलॉजी में, तो हम ये सारी मसल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें बस इतना जानते हैं कि हमारी बॉडी में सिर्फ 639 मसल्स है टोटल। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मसल जानते हैं कि मसल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारी बॉडी में कौन कौन सा वर्क करता है मसल्स। तो इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी इसकी होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हम समझते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई स्टिमुलस दें किसी की बॉडी को, तो उसकी मसल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलस के प्रति, और रिस्पॉन्ड करके वो शॉर्टेन हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। जैसे अचानक से हमारे हाथ को कोई टच करता है या फिर हमारे हाथ को कोई ऐसी चूंटी या चिमटी काटता है, तो हमें हमें एकदम हम लोग हटाते हैं उसको। तो यानी कि हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस है उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या शॉर्टेन कर रहे हैं। जैसे हमारा हाथ किसी वजह से अचानक से हम लोग नहीं ध्यान दिए, हाथ या फिर कोई भी बॉडी पार्ट अचानक से आग जल रही है कहीं, वहाँ पे टच हो जाता है, तो हमारे हाथ में जो हीट है वो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग तुरंत अपना हाथ झटके से खींचते हैं। यानी कि हमारी बॉडी का जो मसल्स है वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करके हम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या शॉर्टेन हो रही है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट या जो शॉर्टेन हो रही है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जब हम हमारी बॉडी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स कर रही है उस रिस्पॉन्स को हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्स होने की है स्टिमुलस के टुवर्ड, तो उसको हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे कि हम कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी को या हमारी मसल्स को जो मिल रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिलैक्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारी बॉडी का जो मसल्स है वो ओरिजिनल अपनी स्टेट पे आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या लेंथन होने के बाद। तो ओरिजिनल जो हमारी बॉडी अब एक कांटेक्ट होने के बाद ओरिजिनल स्टेट में जो आ जाती है उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि वो अपने पोजीशन पे बैक आ जा रही है। हम कोई चीज़ अपनी मसल्स को पुल कर देते हैं, जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने बॉडी को पुल करते हैं, पुश करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल स्टेट पे फिर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स में प्रॉपर्टी प्रेजेंट है इलास्टिसिटी की, जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन पे बैक आ जाती है। अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेच कर दिए लेकिन वो स्ट्रेच ही रह गई तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है ना हमारे बॉडी में कि अगर हम स्ट्रेच कर दिए या लेंथन कर दिए तो वो लेंथन ही रह गई, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गई, वो ओरिजिनल पोजिशन पर अपने आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी में हम जानते हैं कि अगर हम अपने बॉडी को जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हुआ, वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट एक्सटेंसिबिलिटी है कि हम अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, पुल्ड कर रहे हैं, लेंथेन कर रहे हैं बॉडी की मसल्स को। तो जो लेंथेन, पुल्ड या स्ट्रेच करने की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिबिलिटी है। यानी कि हमारी मसल्स की जो है वो 4 प्रॉपर्टी हैं खास करके, जैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कि हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी की वो हमारी मसल जो है वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है, इलास्टिसिटी यानी कि हमारी जो मसल्स है वो पूर्ण या कॉन्टैक्ट होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है, एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि हम अपनी मसल्स को लेंथेन कर पा रहे हैं, स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ऐसे जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये सारी मसल्स की प्रॉपर्टी है। अब हम आगे समझेंगे कि जो हमारी मसल्स की प्रॉपर्टी हम समझ लिए, अब आगे हम समझेंगे कि जो हमारी मसल्स का जो टिश्यू है
वो उसकी जो मसल्स की सेल है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मसल्स की 3 प्रकार की सेल्स होती है, यानी मसल्स फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर, इसको हम लोग आगे समझेंगे। उसको समझने के पहले हम लोग मसल टिश्यू को हम लोग मतलब सेक्शन उसका डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि मसल्स की सेल कहलाती कैसे है, मसल की सेल होती प्रेजेंट कहाँ होती है मसल्स के अंदर, ये हम आप डिटेल में पहले देख लेंगे। इसको जान लेंगे तो हम मसल्स का जो फाइबर है 3 प्रकार के, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, उसको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम पहले मसल्स का सेक्शन करके देखते हैं कि मसल्स की सेल कहाँ प्रेजेंट है, कैसी होती है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग पहले मसल्स का सेक्शन करते हैं। जैसे हम अपनी बाइसेप्स की मसल्स का सेक्शन कर रहे हैं, यानी बाइसेप्स की मसल्स की जो टिश्यू है उसको हम लोग मतलब मसल जो है उसको हम लोग पहले कट करके उसका हम लोग इलेबोरेट करके उसका सेक्शन देखेंगे। जैसे हमारी ये मसल्स हो गई, जैसे ये हमारी बाइसेप्स की मसल्स हो गई, तो बाइसेप्स की मसल्स को हम पहले इसका कट करते हैं और उसका सेक्शन देखेंगे। तो जब बाइसेप्स की मसल्स को हम लोग कट किए तो जो हमारी मसल्स जो हम लोग देख रहे हैं उसके आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको हम लोग इपीमाइसियम कहते हैं, यानी कि जो होल मसल्स यानी पूरी मसल्स जो हो गई उसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है कंप्लीट मसल्स के अराउंड, तो उसको हम लोग इपीमाइसियम बोलते हैं। जैसे ये देख रही है ना रेड वाली लाइनिंग आपको, ये हमारी इपीमाइसियम की लेयर है। अब हम लोग जो मसल्स को हम लोग जब कट करेंगे, मसल्स की सेल को, अरे सॉरी पूरे मसल्स को जब हम लोग कट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सर्कल सर्कल आप राउंड राउंड देख रहे हैं ना, ये मसल्स बंडल है। जैसे कि आप सोचेंगे कि ये राउंड कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे ये होल मसल हो गई, ये हमारी होल मसल्स हो गई। इसको हम लोग जब ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं, यानी इसका जब हम लोग टीएस काट रहे हैं, तो ये इसके अंदर अगर हम लोग इसको काट दिए जैसे, तो ये ऐसा ही दिखेगा ना राउंड स्ट्रक्चर। तो यही मसल्स की कंप्लीट सेल मतलब कंप्लीट मसल्स है। इसको हम लोग जब कट किए तो इसके अंदर जो राउंड दिख रहा है, इसके अंदर यानी कि इसके अंदर जो रिफिल है ना, आपको दिखाती हूँ मैं, इसके अंदर जो ये रिफिल है ना, ऐसे ही सारी मसल्स की बंडल प्रेजेंट है। ये एक ही है लेकिन मसल्स की बंडल बहुत सारे होते हैं मसल्स के अंदर। तो यही जो ये राउंड राउंड जो हम आपको दिखाए हैं, इसका मसल्स का टीएस कट किए हैं, जिसकी वजह से ये मसल्स बंडल आपको दिख रहे हैं। जो 3 बनाए हैं ना, ये मसल्स बंडल हैं। ये बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बस 3 बनाया है। तो मसल्स के बंडल को जब हम लोग उसके अंदर देखते हैं तो मसल्स के बंडल को हम लोग फेसिकल कहते हैं। तो मसल्स के बंडल के जस्ट आउटसाइड जो कवरिंग होती है वो पेरीमाइसियम वो कहलाती है। यानी कि होल मसल्स के अराउंड जो कवरिंग होती है उसको इपीमाइसियम कहते हैं, जो एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। वैसे ही मसल्स के अंदर मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं जिसके अराउंड पेरीमाइसियम की कवरिंग होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की ही कवरिंग होती है। मसल्स बंडल को हम लोग फेसिकल बोलते हैं। अब जो हमारी मसल्स बंडल हो गई उसके अंदर भी कुछ यूनिट हैं जिसको हम लोग मसल्स फाइबर बोलते हैं। मसल्स फाइबर को हम लोग मसल सेल बोलते हैं, यानी कि जो मसल्स की सेल हम लोग पढ़ने वाले वो मसल फाइबर ही है। तो मसल्स बंडल के अंदर भी छोटी यूनिट बहुत सारी प्रेजेंट है जिसको हम लोग मसल फाइबर बोल रहे हैं। तो मसल फाइबर के अराउंड भी कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम लोग इंडोमाइसियम बोलते हैं। यानी हम इसको और अच्छे समझते हैं कि होल मसल यानी पूरी मसल के अराउंड जो कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू को, उसको एपीमाइसियम बोलते हैं। मसल्स के अंदर मसल बंडल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिसके अराउंड हम लोग की कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग पेरीमाइसियम बोल रहे हैं। और मसल बंडल के अंदर भी कुछ यूनिट्स हैं बहुत सारी जो मसल फाइबर कहलाती हैं। अब मसल फाइबर के भी अराउंड कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको हम लोग इंडोमाइसियम बोल रहे हैं। तो ये जो मसल फाइबर है यही मसल सेल है, इसी के बारे में हम मसल टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। जो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही मसल फाइबर ही हैं। अब मसल फाइबर के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट है जिसको हम लोग मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट बोलते हैं, जो मसल फाइबर के मतलब इनसाइड प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट पढ़ते हैं। इसको हम और डिटेल में मस्कुलर टिश्यू को और डिटेल में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, उसमें और मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगी। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ये हमारी मसल फाइबर हो गई, मसल फाइबर के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसको हम लोग इंडोमाइसियम बोल रहे हैं। और इसके भी मतलब आउटसाइड मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सार्कोलेमा पढ़ेंगे। सार्कोलेमा कहते हैं। तो सार्कोलेमा जो है वो हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। सार्कोलेमा की हेल्प से हम लोग
लोकोमोशन एंड मूवमेंट सार्कोलेमा के ही हेल्प से हमारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटेंसिबिलिटी शो करती है, सार्कोलेमा के ही प्रेजेंट से। ये मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे हमारी एक्सॉन, हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यूज में भी देखेंगे कि एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग एक्सोलेमा पढ़ते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। वैसे ही मसल फाइबर के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग सार्कोलेमा कह रहे हैं, जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे जैसे जो मैंने बताया आपको कि हम लोग मसल फाइबर को पढ़ने वाले हैं, यानी मसल सेल को। जो मसल सेल या मसल फाइबर है वो 3 तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। एक स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। अब हम लोग सबसे ज़्यादा जान लेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर मैं बना रखी हूँ इसी की मदद से हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम जान लेंगे। सिर्फ हम लोग फिगर से ही हम इसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करके इसकी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके फिगर में ही प्रेजेंट है। जैसे ये कैसी दिख रही है आपको स्केलेटल मसल फाइबर, ये दिख रही है आपको सिलेंड्रिकल, दिख रही है ना सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल मसल फाइबर जो है वो मतलब स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। इसके स्ट्रक्चर से ही हम लोग जान लिए। स्मूथ मसल फाइबर है वो स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म होती है। आप सोचेंगे ये स्पिंडल कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म कैसा होता है। तो स्मूथ मसल फाइबर का आप डायग्राम देख रहे हैं कि इसका जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वो थोड़ा फ्यूज है, मतलब कि बहुत पतला नैरो हो गया है सारे मसल्स का। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। यानी कि जो ये नैरो वाला जो कॉर्नर वाला पोर्शन है इसका, ये बहुत ही नैरो और डीप होते जा रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म बोले हैं। तो आपको देख रहे होंगे आप लोग कि स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर में कोई ये नैरो इसका जो कॉर्नर है वो नैरो नहीं हुआ है। इसीलिए ये मतलब फ्यूजिफॉर्म दोनों नहीं है या स्पिंडल नहीं है, सिर्फ स्मूथ मसल फाइबर का ही कॉर्नर नैरो हुआ है। यानी कि स्मूथ मसल फाइबर का जो कॉर्नर होता है या मसल्स का जो सेल होता है उसमें नैरो हो जाता है कुछ पोर्शन, तो उसी को हम लोग स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म बोल रहे हैं। अब कार्डियक मसल फाइबर को हम देखते हैं। कार्डियक मसल फाइबर जो है वो भी सिलेंड्रिकल आपको दिख रही है, तो ये भी सिलेंड्रिकल ही होती है। ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है वो अनब्रांच होती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, ब्रांच निकल कर एक दूसरे से नहीं जुड़ी होती है मसल से, तो ये अनब्रांच होती है। स्मूथ मसल फाइबर भी आप देख रहे हैं कि ये मतलब एक ही सिंगल प्रेजेंट है, तो ये भी अनब्रांच होती है। लेकिन जो कार्डियक मसल फाइबर है वो ब्रांच होती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये इसका मतलब एक सेल का फाइबर या एक फाइबर का जो है ये कार्डियक मसल का सेल निकल कर ये दूसरे कार्डियक मसल के फाइबर से जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग ब्रांच बोले हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, आप देख कर ही समझ पा रहे होंगे। अब स्केलेटल मसल फाइबर को हम लोग देखते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। आप स्ट्रक्चर में देखिए न्यूक्लियस जो है ये पेरीफेरी पे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक ही सेल है, इसका भी यहाँ प्रेजेंट है। देखिए एक सेल है, इसमें इधर 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस स्केलेटल मसल फाइबर का ये पेरीफेरी पे है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल फाइबर में आप देख रहे होंगे कि सिंगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये स्मूथ मसल फाइबर का न्यूक्लियस जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और सेंटर होता है। आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे। और ये जो कार्डियक मसल फाइबर का भी जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है और सेंटर पे प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो एक फाइबर है, इसमें 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 न्यूक्लियस नहीं है। ये जो बीच में जो सेप्टा आपको दिख रहा है ये अलग अलग फाइबर है। यानी ये एक सिंगल फाइबर है, ये सिंगल फाइबर है, और इसके अंदर जो सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो एक ही फाइबर के है। ये जो बीच में आपको दिख रही है ना, ये इंटरकालेटेड डिस्क है जो गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन से मिलकर बनी हुई है और ये 2 फाइबर को डिवाइड कर रही है। ये एक सिंगल फाइबर है, ये सिंगल फाइबर है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए ये यूनिन्यूक्लिएटेड और सेंटर में है प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल फाइबर की जो सेल होती है वो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड स्ट्राइएशन बनाती है। यानी कि इसमें जो बैंड होते हैं वो लाइट होते हैं, डार्क होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं एक्टिन और मायोसिन की वजह से, जो हम लोकोमोशन और मूवमेंट में आगे पढ़ेंगे। तो ये लाइट और डार्क बैंड शो करते हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंटली शो करते हैं स्ट्राइएशन, यानी कि बहुत ही डार्क। आपको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में अगर स्केलेटल मसल फाइबर को, तो आपको लाइट और डार्क बैंड जो है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेंगे, यानी कि बहुत डार्क दिखेंगे, आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे। लेकिन यही जो है लाइट जो स्ट्राइएशन जो स्केलेटल मसल फाइबर में प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल फाइबर में भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिख रही हैं। बट जो कार्डियक मसल फाइबर की जो सेल है उसमें अगर माइक्रोस्कोप में आप उसको देखेंगे, लाइट और डार्क बैंड को स्ट्राइएशन देखेंगे, तो उसमें बहुत ही फेंट दिखेगा, यानी कि धुंधला ब्लर दिखेगा। यानी कि स्ट्राइएशन तो प्रेजेंट है पर फेंट है, बहुत ही डार्क प्रोमिनेंट नहीं है स्केलेटल मसल फाइबर की तरह।
और ये जो स्मूथ मसल फाइबर है वो तो कोई स्टाइएशन ही शो नहीं करती है। इसमें कहीं आपको स्टाइएशन दिख रहा है, पर इसमें देखिए ये बैंड दिख रहे हैं बहुत सारे, इसमें भी बैंड प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही धुंधले दिखते हैं माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो। स्केलेटल मसल फाइबर को हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो हम अपने हाथ से, जैसे ये पिन है, इसको हम अपने चाह रहे हैं कि इसको हम उठाएं तो स्केलेटल मसल फाइबर ही हेल्प करिए कि इसको हम जब चाहें तब उठा सकते हैं। अपने हमारे न्यूरल जो कंट्रोल कर रही है कि तुम ये काम करो तो हम कर पाते हैं। जैसे कि अगर मतलब मम्मी बोली कि तुम जाओ वहाँ से हमको पानी ला कर दो जग से, तो हम लोग जाते हैं और अपने मसल्स, स्केलेटल मसल्स की हेल्प से हम जग से पानी उठाकर मम्मी को ला कर देते हैं। तो ये हमारी स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंतर्गत आती है, यानी कि उसको हम लोग न्यूरल कंट्रोल से, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे चाहे हम उसको वैसे मूव करा सकते हैं स्केलेटल मसल फाइबर को। लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल फाइबर है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है, यानी कि हम उसको जैसे चाहे वैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर। और कार्डियक मसल फाइबर भी इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है, यानी कि इसको भी हम लोग जब जैसे चाहे वैसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कार्डियक मसल फाइबर में हमारा हार्ट आता है, हार्ट को हम जैसे चाहे वैसे पंप नहीं करा सकते हैं कि हम चाहें तो स्लो पंप कराएं, हम चाहे तो फास्ट पंप कराएं, ऐसा नहीं है। वो अपने मर्जी से होता है, यानी कि वो हमारी बॉडी में फिक्स है। अब ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है वो बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ये जो स्मूथ मसल फाइबर है वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन करती है। लेकिन जो कार्डियक मसल फाइबर है वो तो फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी हार्ट के जो वेंट्रिकल आर्टरिया है, हार्ट का जो पार्ट, वो बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे हम जानते हैं ना कि जो जितना ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा या जितना तेजी से काम करेगा वो उतना जल्दी थकेगा, तो वैसे ही स्केलेटल मसल फाइबर है वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जिसकी वजह से वो इजिली फटीग हो जा रही है, यानी कि बहुत जल्दी आसानी से थक जाती है। ये स्मूथ मसल फाइबर स्लो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये स्लोली फैटिग होती है, यानी आराम से धीरे धीरे थकती है, जल्दी नहीं थकती है। लेकिन हमारी कार्डियक मसल्स का एक्सेप्शन है कि वो बहुत फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करी, यानी सबसे ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करी है, पर ये कभी फटिग नहीं होती, यानी कभी नहीं थकती है। अगर ये थक जाएगी तो इंसान डाई हो जाएगा, या कोई भी एनिमल है वो डाई हो जाएगा। तो ये कभी फटिग नहीं होती है, नेवर फटिग। इसमें जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करी है उसको बहुत ज़्यादा सप्लाई भी चाहिए, ब्लड का ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए ताकि ज़्यादा वो एनर्जी बना सके, तो ये रिच ब्लड सप्लाई होती है स्केलेटल मसल में। और स्मूथ मसल में है वो लो ब्लड सप्लाई होती है, और कार्डियक मसल में अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। अब ये सोचेंगे कि कार्डियक मसल में कौन ब्लड सप्लाई करता होगा, क्योंकि कार्डियक मसल तो खुद सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन हाँ, कार्डियक मसल्स की सेल को भी ब्लड सप्लाई होता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो जब हमारे ब्लड का वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, जब मतलब हमारी वेसल्स जब ब्लड फ्लो कराती है तो उसमें कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसके जरिए हमारी हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होती है। ये हम आगे जाके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो हार्ट मसल है उसको कैसे ब्लड सप्लाई होती है, कोरोनरी आर्टरीज कैसे ब्लड के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसको भी ब्लड सप्लाई होती है। ये अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है, यानी सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट मसल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो काम कर रहा है। इसमें जो स्केलेटल मसल फाइबर में अब हम देखते हैं इसमें इंटरकालेटेड डिस्क एब्सेंट है, यानी कि इसके बीच में जो है वो कोई मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई इंटरकालेटेड डिस्क नहीं है। लेकिन हमारे कार्डियक मसल में इंटरकालेटेड डिस्क है, और ये गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन से मिलकर बनी हुई है, जो हमारी दो मसल फाइबर को डिवाइड कर रही है और बीच में कम्युनिकेट करने के काम कर रही है। जैसे कि हमारी कार्डियक मसल है, अगर उसकी एक मसल्स की एक यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पूरा हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करता है। तो ये इंटरकालेटेड डिस्क की वजह से ही स्टिमुलस जो है वो एक फाइबर से दूसरे फाइबर में पहुंचता है, और कम्युनिकेशन करके वो साथ में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कार्डियक मसल। अब हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल में, इसमें भी इंटरकालेटेड डिस्क एब्सेंट है, लेकिन इसमें कुछ गैप और अधेरिंग जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब बहुत सारी स्मूथ मसल के फाइबर को साथ में होल्ड करके रखने में काम करते हैं, यानी जंक्शन बनाते हैं। तो इसमें भी गैप जंक्शन और अधेरिंग गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, पर इंटरकालेटेड डिस्क इसमें स्मूथ मसल फाइबर में नहीं है, लेकिन कार्डियक मसल फाइबर में है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारी बाइसेप्स की मसल हो गई, ट्राइसेप्स की मसल हो गई, फेशियल मसल हो गई, हैंड की मसल हो गई, लेग की मसल हो गई। तो ये सब जो मसल्स है ये हमारी स्केलेटल मसल है, जिसको हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी स्मूथ मसल की सेल को देखते हैं कि इसमें ब्लड वेसल की सेल हो गई, आयरीज हो गई, सिलियरी हो गई, हमारे इंटेस्टाइन हो गई, लीवर की सेल हो गई, यानी कि जितने भी विसरल ऑर्गन का जो मसल्स है वो सारी हमारी स्मूथ मसल्स में आते हैं।
और कार्डियक मसल्स फाइबर तो आप लोग जानते होंगे कि कार्डियक मसल फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हार्ट में होता है, क्योंकि कार्डियक से आप नाम से समझते हैं कि कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल इकलौता हार्ट ही हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारी बोन से क्लोज एसोसिएशन होती है, यानी कि जितनी भी स्केलेटल मसल है वो ज़्यादातर बोन से हमारी जुड़ी होती है, क्योंकि बोन और हमारी स्केलेटल मसल मिल कर ही हमारी बॉडी की मूवमेंट करवा रही है, लोकोमोशन करवा रही है। तो इसलिए हमारी जो स्केलेटल मसल है वो बोन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज एसोसिएट होती है, क्योंकि ये मूवमेंट करा रही है। जैसे हम पहले आपको पढ़ाए थे ना कनेक्टिव टिश्यू में, जब हम पढ़ा रहे थे आपको क्या वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो लिगामेंट है वो बोन से स्केलेटल मसल्स को जोड़ती है। किस लिए जोड़ती है? क्योंकि वो मूवमेंट के लिए जोड़ती है, यानी बोन से जो स्केलेटल मसल जोड़ने का काम लिगामेंट करती है, इसीलिए क्योंकि वो स्केलेटल मसल और बोन को क्लोज एसोसिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट जो है आसानी से हो पाए। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। मसल्स तो हमने खत्म कर लिया, मसल्स खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का दो पार्ट होता है, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और ये हमारी न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहलाती है, यानी कि जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो हमारी न्यूरल टिश्यू का न्यूरॉन ही करती है। और ये एक्साइटेबल सेल है, यानी कि बहुत ही जल्दी एक्साइट हो जाती है, तुरंत एक्साइट हो जाती है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन पे अगर कोई भी किसी भी तरह से हीट की वजह से हमारी स्किन जल गई, तो हमारी न्यूरॉन की सेल तुरंत हम मैसेज रिसीव करती है और तुरंत हमारे ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है, यानी तुरंत एक्साइट होती है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति तुरंत रिस्पॉन्स करती है। इसलिए ये हमारी न्यूरॉन की सेल एक्साइटेबल सेल कहलाती है। ये कंडक्टिबिलिटी भी शो करती है, जैसे कि आयंस और करेंट का फ्लो कराना, बहुत ही फास्ट कंडक्शन करती है न्यूरॉन की सेल, फास्टेस्ट कंडक्शन, यानी कि सेकेंडों में हमारा जो मैसेज है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या एक न्यूरॉन से मसल्स तक तुरंत पहुंच जाता है। न्यूरॉन सेल की हेल्प करने वाली कुछ सेल होती है जिसको हम लोग न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम का 50% वॉल्यूम कवर करती हैं, यानी कि जो हमारे 50% जो हमारा वॉल्यूम है नर्वस सिस्टम का या न्यूरल टिश्यू का, वो 50% न्यूरोग्लियल सेल ही है। ये जो है ये नॉन एक्साइटेबल होती है, यानी कि ये एक्साइट नहीं करती है, जैसे न्यूरॉन एक्साइटेबल होती है, तुरंत एक्साइट करती है, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर जाती है तुरंत, लेकिन हमारी न्यूरोग्लियल सेल बिल्कुल एक्साइटेबल नहीं होती है। ये कोई कंडक्शन भी शो नहीं करती है, जैसे कि हमारी तुरंत आयन और करंट का फ्लो होता है न्यूरॉन के थ्रू, लेकिन ये न्यूरॉन के थ्रू होता है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल इसमें कोई भी कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करती है। ये सिर्फ न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये न्यूरॉन के पैकेजिंग में हेल्प करती है, जैसे कि न्यूरोग्लियल सेल का एग्जांपल हो गया सचवान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। सचवान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट की जो सेल है वो न्यूरॉन को कवरिंग पैकेजिंग में हेल्प करती है, जो कि माइलिन शीथ बनाती है, यानी कि ये माइलिन शीथ का सिक्रीशन करती है, और माइलिन शीथ जो है हमारी एक्सॉन के लेयर को कवर करता है, पैकेज करता है, तो ये उसमें हेल्प करती है। न्यूरोग्लियल सेल वो न्यूरॉन को हेल्प प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कोई भी कंडक्शन और एक्साइटेबल नहीं होती है। अब न्यूरॉन को हम लोग स्ट्रक्चर बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जैसे कि 8-9 क्लास में भी आप लोग ने बनाया होगा, इसका बहुत सारा पार्ट को आप लोगों ने लेबल किया होगा। अब इसको और डिटेल में हम देखते हैं कि न्यूरॉन की कौन सी सेल होती है, कहाँ से आयंस और करंट फ्लो करता है, और सिग्नल कैसे रिसीव होता है, और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचता है। तो ये हमारी न्यूरॉन की लॉन्गेस्ट सेल होगी, यानी कि हमारी न्यूरल टिश्यू की लॉन्गेस्ट सेल होगी न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये जो फ्रंट का जो सेल बॉडी का फोल्डेड पार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट जो होता है वो सेल बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल बॉडी का जो मेम्ब्रेन होता है उसी का फोल्डेड पार्ट होता है। डेंड्राइट जो है वो ब्रांचिंग होती है डेंड्राइट्स में, यानी कि वो सिंगल भी हो सकते हैं फोल्ड, वो ब्रांच में भी हो सकते हैं। यही जो है डेंड्राइट जो है, इसमें डेंड्राइट्स में ही मतलब डेंड्राइट्स में भी थोड़ा मोड़ा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और निसल ग्रेनुअल भी प्रेजेंट होता है। निसल ग्रेनुअल क्या होता है आप बोलेंगे? निसल ग्रेनुअल जैसा कि आप जानते होंगे कि ये राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलकर बना होता है, और ये हमारी जो कोई भी सिग्नल जो है वो एक मसल से या न्यूरॉन से आ रहा है उसको डेंड्राइट से रिसीव करता है और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है। जैसे डेंड्राइट स्मॉल साइटोप्लाज्मिक होता है, यानी कि इसमें कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सटेंशन होता है, और ये हमारी सेल बॉडी को सिग्नल रिसीव करके मतलब ट्रांसफ़र करता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये सेल बॉडी जो है उसके ये जो पार्ट आपका दिख रहा होगा, ये यहाँ तक
ये सेल बॉडी हो गया न्यूरॉन का। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी नीसल ग्रैनुल प्रेजेंट होता है। अब आप बोलेंगे कि नीसल ग्रैनुल पूरे न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है मैम? तो हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, नीसल ग्रैनुल पूरे न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ डेंड्राइट और सेल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। ये हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जो हर ज़्यादातर लोग क्वेश्चन गलत करते हैं कि नीसल ग्रैनुल जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कोई सिर्फ सेल बॉडी लगाता है, कोई डेंड्राइट्स लगाता है, कोई होल न्यूरॉन लगा देता है, पर ये गलत है। सिर्फ डेंड्राइट्स और सेल बॉडी दोनों में ही हमारे नीसल ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं। नीसल ग्रैनुल किससे बने होते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बने होते हैं। हम सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं। पेरिकैरियन कहाँ से आया? पेरिकैरियन यानी कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का होना, इससे ये शब्द है पेरिकैरियन। कैरियन यानी न्यूक्लियस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब ये जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपका लेवलिंग किया हुआ है, इसमें नीसल ग्रैनुल भी है, न्यूक्लियस भी है सेल बॉडी में। फिर ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स में भी साइटोप्लाज्म और नीसल ग्रैनुल प्रेजेंट होता है। अब सेल बॉडी से हमारे आगे का स्ट्रक्चर आता है जो एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो है वो डक्ट की तरह, पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है। ये जो एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन, ये जो आपको दिख रही होगी, ये माइलिन की शीट है, यानी एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट होती है। पर जरूरी नहीं है कि सारे एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट ही हो। बहुत सारे एक्सॉन है जिसके ऊपर माइलिन की शीट नहीं है, जिस न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट होती है उसको हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, और जिस पे नहीं होती है उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो माइलिन की शीट होती है वो सचवान सेल या फिर ओलिगोडेंड्राइट्स की सेल बनाता है। तो उसके जो माइलिन की शीट होती है वो मान लीजिए ये न्यूरॉन हो गई, तो ये न्यूरॉन पूरी है, तो माइलिन शीट सिर्फ यहाँ ऐसे पैचेस में प्रेजेंट नहीं है कि बस एक साइड माइलिन की शीट प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसा नहीं है। माइलिन की शीट जो होती है वो होल न्यूरॉन को कवर करती है, यानी कि पूरी तरफ से कवर प्रोवाइड करती है चारों ओर इसको। ये नहीं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। माइलिन शीट पूरे न्यूरॉन को कवर करती है। बस ये आपको अच्छे से समझाने के लिए आपको ऐसा बनाया रहता है कि यहाँ पे ऊपर नीचे, ताकि अंदर की जो एक्सॉन की जो लाइन है, पाइप है, वो आपको दिख पाए, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। अब दो माइलिन की जो कवरिंग है या माइलिन शीट है उसके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप को हम लोग नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनबियर क्या करता है कि जब हमारी जो एक्सॉन में जो कंडक्शन होता है उसको नोड्स ऑफ रेनबियर फास्ट बनाता है, क्योंकि ये नोड्स ऑफ रेनबियर की वजह से हमारा जो कंडक्शन होता है वो जंपिंग कंडक्शन होता है, यानी कि यहाँ तक कंडक्शन हुआ उसके बाद जंप करके आगे कंडक्शन होता है, फिर यहाँ तक हुआ फिर नोड्स ऑफ रेनबियर पे जंप करता है, तो इससे फास्टेस्ट कंडक्शन होता है, यानी नोड्स ऑफ रेनबियर फास्टेस्ट कंडक्शन में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे जो माइलिन की शीट है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट और सचवान सेल बनाती है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें माइलिन प्रेजेंट ना हो, उसमें भी माइलिन बनता है, पर वो शीथ नहीं बनाता, इसलिए वो नॉन माइलिनेटेड है। यानी माइलिन प्रेजेंट दोनों में है, नॉन माइलिनेटेड में और माइलिनेटेड दोनों में न्यूरॉन में हमारी माइलिन सिक्रीट करती है सचवान और ओलिगोडेंड्राइट सेल, पर वो शीथ जिसमें बना लेता है तो वो माइलिनेटेड हो जाता है, और शीथ नहीं बनाता तो वो नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिन शीथ हमारी फ्री कंडक्शन होने से रोकती है, यानी कि जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वहाँ हम फ्री कंडक्शन नहीं होता है। और वैसे ही एक्सॉन जो है, एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, यानी एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म का होना एक्सोप्लाज्म कहलाता है। और एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं। जैसे पीछे हम लोग देखे थे ना मस्कुलर टिश्यू में कि जो मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग सार्कोलेमा बोल रहे थे, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइकोलेमा बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो एक्सोलेमा बोल रहे हैं, वो पहले ही हमने समझाया आपको। अब हम देखते हैं, अब हम जानेंगे कि जो माइलिन शीथ है वो एक लिपिड की लेयर बनी होती है, यानी लिपिड की होती है, ये इंसुलेटर प्रोवाइड करती है, यानी कि जो इंसुलेटर है वो फ्री कंडक्शन होने से यही इंसुलेटर रोकता है। फिर हम लोग आते हैं एक्सॉन के टर्मिनल पे। एक्सॉन के जो यहाँ पे टर्मिनल हो गया, जहाँ पे एक्सॉन की लाइन खत्म होती है और माइलिन शीथ यहाँ से बंद हो जाता है। एक्सॉन टर्मिनल के आगे आपको माइलिन शीथ नहीं दिखेगा, एक्सॉन का पार्ट है वहीं पे आपको माइलिन शीथ दिखेगा, क्योंकि वहीं पे फास्टेस्ट कंडक्शन होती है। अब कंडक्शन होकर एक्सॉन टर्मिनल पे जाती है, एक्सॉन टर्मिनल से हमारी जो एक्सॉन है उसकी ब्रांच डिवाइड होती है। ब्रांच जैसे कि ब्रांच होती है वो आगे चल के हर एक ब्रांच के कॉर्नर या फिर हर एक ब्रांच जहाँ खत्म होती है वहाँ पे एक सिनेप्टिक नॉब होता है,
यानी कि एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। हर ब्रांच के कॉर्नर पर आपको दिख जाएगा, जैसे ना ये ब्रांच एक निकली यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब हो गया, ये ब्रांच गई यहाँ ये साइनेप्टिक नॉब हो गया, ये ब्रांच गई इसका ये साइनेप्टिक नॉब हो गया। तो हर ब्रांच के कॉर्नर पे जब एक्सॉन की टर्मिनल से एक्सॉन डिवाइड होती है तो कॉर्नर पे साइनेप्टिक नॉब बनाती है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर एक बैग प्रेजेंट होता है जिसमें केमिकल फील्ड होते हैं। जैसे ये बैग आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये एक बैग है जिसमें केमिकल फील्ड है। ये बैग को हम लोग साइनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं जिसमें केमिकल फील्ड होते हैं। वो केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटरी प्रेजेंट है, अगर एक्साइटरी बन रहा है तो वो आगे जो न्यूरॉन है उसको एक्साइट करवाने में हेल्प करेगा। अगर वो इनहिबिटरी है तो इनहिबिट करवाएगा। जैसा मतलब उसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वैसा ही वो फंक्शन करेगा। आगे हम न्यूरॉन को और देखते हैं। अब हम न्यूरॉन को देखेंगे कि न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, या एक न्यूरॉन दूसरे मसल से कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, या एक न्यूरॉन किसी ग्लैंड से कैसे कनेक्ट होकर उसको मैसेज प्रोवाइड करता है या सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग जानेंगे ऐसे कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने एक न्यूरॉन बनाया है, फिर मैं उसी से थोड़ी मतलब अटैच ही बीच में थोड़ी जगह छोड़कर मैं दूसरी न्यूरॉन बनाई हूँ। तो ये जो सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से जा रहा है। जैसे कि हमारे 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 न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस मिला और वो रिस्पॉन्ड की तो उसके डेंड्राइट सिग्नल रिसीव किया, डेंड्राइट से सेल बॉडी को ट्रांसफर किया। अब सेल बॉडी एक्सॉन से लेकर एक्सॉन टर्मिनल से साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल साइनेप्टिक वेसाइकल तक ले जाती है सिग्नल। साइनेप्टिक वेसाइकल में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसको एक्साइटरी या इनहिबिटरी जो भी जैसा भी सिग्नल आता है उसके हिसाब से वो रिलीज करवाती है। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए अगर वो एक्साइटेटरी रिलीज हुए, सिग्नल एक्साइटेटरी का आया तो एक्साइटेटरी रिलीज हुए तो फिर अगले न्यूरॉन को वो एक्साइट करते हैं, फिर अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट उस सिग्नल को रिसीव करती है और फिर सेल बॉडी तक पहुंचाती है और आगे ऐसे ही कंडक्शन एक्सॉन से नेक्स्ट होते ही रहता है और ये बहुत ही फास्टेस्ट कंडक्शन होता है। तो ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ऐसे ही तो मतलब सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो ये इसके जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है जिससे वो कम्युनिकेट करती है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुए वो दूसरे न्यूरॉन तक जैसे जाते हैं, यानी कि प्री न्यूरॉन से पोस्ट न्यूरॉन तक जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो भी केमिकल्स हैं वो कैसे मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचते हैं, उसके बीच में जंक्शन बनता है, जंक्शन के थ्रू पहुंचते हैं। इस जंक्शन को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। ये साइनेप्स से ही जो है हमारा जो केमिकल्स है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं वो फ्लो होता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तो हमारा कंडक्शन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे ही कम्युनिकेट करती है। सेम ऐसे ही मसल्स भी होता है कि एक न्यूरॉन मसल से अगर कनेक्ट होगी तो मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ होते हैं मतलब रिसेप्टर होते हैं। जो रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर एक अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे रिसीव करेंगे और आगे वो अपने मसल्स को देंगे। वैसे ही ग्लैंड का भी कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो सिग्नल जो मैसेज जाता है हमारे नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन ले जाती है, किसी भी छोटी छोटी डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में होती है उससे, तो वो ऐसे ही साइनेप्सेस के थ्रू जाती है और ऐसे ही न्यूरॉन हमारी कम्युनिकेट करती है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आया हो। अब हम एक पॉइंट देखते हैं जो एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में बहुत लोगों को ये लाइन समझ नहीं आती तो इसको हम लोग समझते हैं। ये है बहुत ईजी पर बहुत ही बच्चों को ये अच्छे से नहीं समझ आती, तो मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, व्हेन अ न्यूरॉन इज स्लाइटली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स इज जनरेटेड। इसमें जैसे एनसीईआरटी बोल रही है कि जब हमारे न्यूरॉन को थोड़ा सा भी स्टिमुलेट करते हैं, यानी जब हमारी न्यूरॉन थोड़ी सी भी स्टिमुलेट होती है यानी स्टिमुलस जनरेट होता है हमारे न्यूरॉन में, तो एक इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस तुरंत जनरेट हो जाता है। यानी कि हमारे न्यूरॉन को अगर थोड़ा सा स्टिमुलस प्रोवाइड किए तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो इम्पल्स जनरेट करता है, बहुत ही फास्ट इम्पल्स जनरेट करता है। फिर यही इम्पल्स इज स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग द एक्सोनल मेम्ब्रेन टू रीच द एक्सॉन टर्मिनल। अब यही जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस या एक्शन पोटेंशियल कह लीजिए या इम्पल्स कह लीजिए, जो जनरेट हुआ इम्पल्स वो एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा। जैसे कि इस फिगर से आपको मैं समझाती हूँ कि अगर हमारे न्यूरॉन को थोड़ा सा भी स्टिमुलस मिला तो ये एक इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इसके अंदर जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो है
वो धीरे धीरे ट्रैवल करके एक्सोलेमा से यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन से ट्रैवल करके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज दैट मे एक्साइट और इनहिबिट द एडजेसेंट न्यूरॉन या ग्लैंड या मसल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब इसमें कह रहा है, जो मैंने आपको पहले समझाया उसी को एनसीईआरटी कह रही है, बस अपने लैंग्वेज में कह रही है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर तक ये जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस है वो पहुंच गया। न्यूरोट्रांसमीटर से वो फिर साइनेप्टिक नॉब की तरफ जाता है, साइनेप्टिक नॉब से साइनेप्टिक वेसाइकल से वही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है, यानी जो केमिकल प्रेजेंट वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है, जो कि एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट करता है अगले न्यूरॉन को। तो अगर इसमें यही करा है कि एक्साइट और इनहिबिट द एडजेसेंट न्यूरॉन ग्लैंड या मसल, यानी कि अगला जो मसल प्रेजेंट है या ग्लैंड प्रेजेंट है या अगला न्यूरॉन ही प्रेजेंट है, उसको जैसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वैसा ही एक्साइट या फिर इनहिबिट कर सकता है। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो वो एक्साइट करवाएगा, इनहिबिटरी हुआ तो इनहिबिट करवाएगा। बस यही बोल रहा है कि मसल न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन वेदर द न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इसमें यही बोल रहा है कि अगर एक्साइटेटरी होगा तो एक्साइट करवाएगा न्यूरॉन को, इनहिबिटरी होगा तो इनहिबिट करवाएगा। तो ये हम चारों टिश्यू यहीं पे कवर कर लिए। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, चारों मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपने एपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे वीडियो देख सकते हो, मैंने एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी पहले ही कवर कर चुका हूँ। इस लेक्चर में हमने मसल और न्यूरल टिश्यू कवर किया है। अब आई होप कि आपको जो टिश्यू है एनिमल का वो आपको एकदम अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट 24 आवर के अंदर सॉल्व करूँगी। अब आगे हम देखते हैं। अब आगे इस चैप्टर में टिश्यू के अलावा दो पोर्शन और है, कॉकरोच का एक फ्रॉग का। हमें कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी है, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी है, उसका एडेप्टेशन पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो हम आज इस लेक्चर में फ्रॉग का हम लोग मॉर्फोलॉजी कवर कर लेते हैं, ताकि आगे हम लोग एनाटॉमी अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग फ्रॉग को मतलब टाइम यूटिलाइज करके फ्रॉग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो फ्रॉग होता है वो इंडिया में जो भी राना टिग्रीना की फ्रॉग की एक स्पीसीज होती है वो राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना कहलाता है। राना टिग्रीना जो स्पीसीज होती है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो फ्रॉग की स्पीसीज है वो राना टिग्रीना है। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फ्रॉग की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। आप लोगों को क्लासिफिकेशन अगर फ्रॉग का नहीं समझ आया तो आप जब एनिमल किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये भी अभी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आगे जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फ्रॉग की जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले सबसे देखते हैं किंगडम। फ्रॉग की जो किंगडम है वो एनिमिलिया है। हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग एनिमल के बारे में ही पढ़ेंगे, तो फ्रॉग भी किंगडम जो है वो एनिमिलिया में ही आएगा। इसका फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यानी कि इसमें डॉर्सल नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में रखे हैं। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेटा में, होल लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड होती है, तो इसलिए सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा हो गया कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड मतलब वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है आगे चल के, इसलिए वो वर्टिब्रेटा में आ गया। इसका डिवीजन जो है वो गैनाथोसोम होता है। डिवीजन गैनाथोसोम और ए गैनाथोसोम होते हैं, यानी कि जो वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन होता है वो गैनाथोसोम भी होता है और ए गैनाथोसोम भी होता है, लेकिन जो फ्रॉग आता है वो गैनाथोसोम में होता है। गैनाथोसोम में क्या होता है कि जिसके जॉ प्रेजेंट है, जॉ लाइन प्रेजेंट है, जॉ प्रेजेंट है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, वो गैनाथोसोम में आते हैं, और जिसके नहीं प्रेजेंट है वो ए गैनाथोसोम में आते हैं। ए गैनाथोसोम का एक ही मतलब एग्जांपल आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, साइक्लोसोम। साइक्लोसोम जो होते हैं वो ए गैनाथोसोम होते हैं। बाकी जो भी हमारी फिश हो गई, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, ये सब गैनाथोसोम में आते हैं। इसका सुपर क्लास जो होता है वो टेट्रापोडा, यानी कि इसमें 4 पैर प्रेजेंट है। फ्रॉग के 4 पैर होते हैं, 4 पोडा होते हैं, 4 लिम्ब प्रेजेंट हो, इसलिए ये टेट्रापोडा में आ गया। इसका क्लास जो होता है वो एम्फीबिया है। एम्फीबिया यानी कि डुअल लाइफ, ये डुअल नेचर शो करता है, जैसे कि ये लैंड पे भी रह सकता है, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, तो इसलिए ये इसका क्लास जो गया वो एम्फीबिया होगा।
और जीनस जो है वो राना हो गया, स्पेसिस टिग्रीना। हम लोग नाम से ही जीनस स्पेसिस देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जो हम लोग नाम लिखते हैं उसका पहला वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, और नेक्स्ट उसके टिग्रीना जो है वो स्पेसिस हो गया, यानी कि दूसरा वर्ड ये इसका स्पेसिस होता है। तो जीनस स्पेसिस तो हम इसके नाम से जान सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किंगडम इसका एनिमलिया हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया, डिवीजन गैनाथोसोम हो गया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना, स्पेसिस टिग्रीना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए। अब आगे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि फ्रॉग के जो है बाहर से हम लोग क्या क्या है, मतलब हम लोग उसको नोटिस कर सकते हैं, वो कैसा होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो कैसा हैबिटेशन शो करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ये एम्फीबिया एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका एम्फीबिया का हम लोग वर्ड का मतलब समझते हैं। एम्फी एम्फी यानी कि डुएल, बिया मतलब बायोस यानी लाइफ, यानी कि ये डुएल लाइफ शो करता है। जैसे कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल पे रह सकता है यानी लैंड पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। इसलिए इसकी दो लाइफ है कि आराम से वो लैंड पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। ये जो फ्रॉग होते हैं ये पोइपोथर्मल होते हैं, यानी कि इसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। हमारे ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जो फ्रॉग है या कुछ और सारे एम्फीबिया और कुछ रेप्टाइल है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, यानी कि इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट नहीं होता है, ये रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर विंटर है तो विंटर में इनका भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, समर है तो इनका भी बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है। तो इसको ये कांस्टेंट रखने के लिए ये जो है वो छिप जाते हैं पीक समर पीक विंटर में। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो या बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो ये फ्रॉग हमें नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि ये छिप जाते हैं। तो इनका हम लोग देख लिए कि ये जो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। इसी का कारण है कि ये पीक समर और पीक विंटर में यानी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो ये फ्रॉग जो है वो हमें नहीं दिखती है। फ्रॉग्स आर नॉट स्पॉटेड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विंटर में या बहुत ज़्यादा समर में ये मतलब लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर बरो बना लेते हैं, यानी होल बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, जिसके अंदर ये जाकर छिप जाते हैं। यानी कि कुछ महीने, जितने महीने 2 3 4 महीने गर्मी और सर्दी पड़े ये छिपे रहते हैं। और इन्हें अगर समर में ये जैसे कि पीक समर पड़ रहा है और ये फ्रॉग डीप बरो में छिप गए हैं तो इसको हम लोग समर स्लीप बोलते हैं, जिसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। और अगर वो ठंड में छिप गए विंटर स्लीप तो इसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये अपनी बॉडी को कांस्टेंट रखने के लिए ज़मीन में छिप जाते हैं ताकि इनका बॉडी बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट ना हो, क्योंकि ये तुरंत रेगुलेट बॉडी का जो फ्रॉग का जो बॉडी का टेम्परेचर वो रेगुलेट हो जाता है। पीक समर में टेम्परेचर हाई हो गया, पीक विंटर में टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए छिप जाते हैं, यानी कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो करते हैं। जब फ्रॉग हमारे लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रास पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसके हिसाब से कलर अपना चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। फ्रॉग अगर लैंड पे प्रेजेंट है तो लैंड का कलर लेते हैं, ग्रास में प्रेजेंट है तो ग्रास का कलर ले लेते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर उसी हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं कि जैसा टेम्परेचर जैसा मतलब कलर लैंड का उसी हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लिए कि अपने बॉडी का भी कलर वैसा ही कर लिए, ताकि वो इनेमीज से बच पाए इजीली, इनेमीज उनको पकड़ ना पाए। और इस तरह से वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग मिमिक्री बोलते हैं। ये फ्रॉग जो है मिमिक्री शो करते हैं। अगर वो ग्रास में प्रेजेंट है तो अपने बॉडी का कलर ग्रीन मतलब चेंज कर लेते हैं। अगर वो लैंड पे प्रेजेंट है तो अपने बॉडी का कलर मतलब मटमैला कर लेते हैं, जैसे लैंड का कलर है। तो इस प्रॉपर्टी को मिमिक्री करते हैं, और ये जो कलर चेंज करें इसको हम लोग कैमोफ्लेज कर रहे हैं, जो अपने इनेमी शत्रु से बचने के लिए वो अपने कलर को चेंज करते हैं। अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि जो फ्रॉग है उसमें हेड और ट्रंक प्रेजेंट होते हैं, नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। जैसे हमारे है, हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है तो हमारा हेड भी है, नेक भी है और हमारा ट्रंक भी है। हमारा जो है वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम से पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम बना, हमारे लिम्ब जो है वो इरेक्ट है। वैसे ही फ्रॉग के अंदर नेक नहीं प्रेजेंट होता है, टेल नहीं प्रेजेंट होता। टेल तो हमारी बॉडी में भी नहीं प्रेजेंट होता है, तो टेल फ्रॉग की बॉडी में भी नहीं प्रेजेंट होता है, पर इसकी बॉडी में हेड होता है और ट्रंक होता है, यानी कि बॉडी जो है दो ही पार्ट में डिविजिबल है, हेड और ट्रंक। अब इसमें देखेंगे कि इसके हेड में इसका हेड प्रेजेंट है। बाहर से इसका देखते हैं कि फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर है कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं इसके हेड में आई प्रेजेंट है, माउथ इसका प्रेजेंट है, टिम्पैनम प्रेजेंट है। टिम्पैनम आप सोचेंगे कि टिम्पैनम क्या होता है, तो टिम्पैनम जो है वो इसका एक तरफ से ईयर है जो कि इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नहीं प्रेजेंट है। कि एक्सटर्नल ईयर जैसे हमारे ईयर जो है वो एक्सटर्नली ईयर पे ना प्रेजेंट है,
तो इसके फ्रॉग में ईयर पिन्ना नहीं प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर कोई प्रेजेंट नहीं है, बस इसमें टिम्पैनम प्रेजेंट है, वो जो सिग्नल को रिसीव करता है और ये मतलब सिग्नल को रिसीव करता है और कुछ आवाज़ें सुन पाता है, लेकिन इसका पूरा डेवलप्ड वेल डेवलप्ड ईयर प्रेजेंट नहीं है। और ये इसका फोर लिम्ब में इसके 4 डिजिट प्रेजेंट होते हैं, और इसका हैंड लिम्ब होता है जो हैंड लिम्ब में 5 डिजिट प्रेजेंट होता है। फोर लिम्ब से नाम से याद रखेंगे, फोर लिम्ब में इसमें 4 डिजिट है और हैंड लिम्ब इसका 5 डिजिट है। फोर लिम्ब जो है वो वॉकिंग, स्विमिंग और ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। वॉकिंग, स्विमिंग, बरोइंग, लीपिंग यानी कि गड्ढा खोदना, जंप करना, स्विम करना पानी में, लैंड पे वॉक करना, ये सब फोर लिम्ब का काम होता है। और इसका बॉडी में हम देखेंगे कि इसका जो डॉर्सल पोर्शन है यानी कि बॉडी, जैसे ये फ्रॉग की बॉडी हो गई, फ्रॉग में ये मान लीजिए इसका हेड हो गया, ये इसका ट्रंक हो गया। तो ये जो हेड है और ये ट्रंक है, इसका ये जो बाहरी का पार्ट है इसको हम लोग डॉर्सल बोलते हैं, और ये जो अंदर का है उसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो जो डॉर्सल का जो बॉडी का पार्ट है, ये डॉर्सल का जो बॉडी पार्ट है ये डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग देखते हैं ना जैसे कि पैचेस प्रेजेंट किस किस एनिमल में होते हैं, जैसे फ्रॉग में भी होते हैं, हिरन में होते हैं और चीता में होते हैं, बिल्ली में भी होते हैं पैचेस। तो ये सब एनिमल में पैचेस प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो फ्रॉग है उसमें इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट है और वो डार्क है, कभी डार्क ग्रीन भी हो सकते हैं पैचेस, डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। जैसा अगर ग्रास पे अगर कलर चेंज कर लिया तो ग्रीन, अगर लैंड पे और वो कैमोफ्लेज कर लिया तो डार्क ब्राउन होते हैं। तो फ्रॉग का जो डॉर्सल पोर्शन होता है वो डॉर्सल पोर्शन पे डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो आगे हमने पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं कि जो फ्रॉग की बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड और ट्रंक में। नेक और टेल एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। बॉडी है वो डॉर्सल वेंट्रल प्रेजेंट है, डॉर्सल में हाँ बॉडी के इसका जो डॉर्सल इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट है वो ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं। डॉर्सल जो बॉडी उनकी है फ्रॉग की वो ऑलिव ग्रीन होती है, और वेंट्रल जो होती है वो पेल येलो होती है। फ्रॉग में देखेंगे आप तो फ्रॉग की स्किन पे कोई स्केल्स नहीं है। जैसे फिश की स्किन देखेंगे ना तो आप उसको फिश के ऊपर स्केल्स देखेंगे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्रॉग के ऊपर स्केल्स नहीं प्रेजेंट। आपने फिश कभी देखा होगा, सामने से आपको देखा होगा कि फिश पे ऐसे फिश के जो डॉर्सल साइड है, सॉरी, ऐसे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फिश के। ये जो बॉडी हो गई फिश की, इस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्रॉग की बॉडी पे कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये इसका स्किन जो है वो बहुत ही मॉइस्ट होता है, और इसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। आप देखे होंगे ना फ्रॉग को हमें छूने का मन नहीं करता है, सामने से देखकर घिन्नाहट बढ़ती है, क्योंकि इसकी स्किन चिपचिपी गिलगिली सी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी पे म्यूकस प्रेजेंट होता है और इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, यानी कि थोड़ी गिलगिली होती है। और फ्रॉग जो है वो कभी पानी मुंह से नहीं पीता। फ्रॉग कभी नेवर ड्रिंक वाटर थ्रू माउथ। ये अपनी स्किन से ही पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो जितना उसकी ज़रूरत पड़ती है वो स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, पर मुंह से फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। लैंड अगर वो जब भी वो वाटर में होता है तो स्किन से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लैंड पे भी अगर वो थोड़े मोड़े छोटे छोटे जो पानी रुक जाते हैं बरसातों में, फ्रॉग को आप देखेंगे कि वो बारिश मानसून सीजन में ही फ्रॉग दिखते हैं, क्योंकि वो समर में और विंटर में वो छिप जाते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं। तो आप मानसून सीजन में फ्रॉग को देख पाते होंगे, जहाँ पे आप देखते होंगे आपके घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें फ्रॉग की आवाज़ आती है। फ्रॉग की बहुत सारी आवाज़ आती है। जब 1-2 दिन लगातार बारिश हुआ तो फ्रॉग की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो अपने डीप बरों से बाहर निकल चुके होते हैं। तो उस टाइम फ्रॉग की आवाज़ आती है, और फ्रॉग आपको उस टाइम मानसून के सीज़न में आपको दिखने भी लगते हैं कि आपके बाहर का एरिया जो है उस पर फ्रॉग आपको दिखने लगे। तो उसको देखेंगे तो आपको गिलगिली चिपचिपी उसकी स्किन होती है, सामने पड़ जाए तो आपको घिन्नाहट बढ़ती है, वैसा उसकी स्किन ही होता है। और वो पानी नहीं पीते, वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉग के में जो है वो सिंपल आई प्रेजेंट है, उसमें सिंगल लेंस, मतलब फ्रॉग की जो आई है उसमें सिंगल लेंस प्रेजेंट है। बहुत सारे और भी अदर मतलब आर्थ्रोपोडा होते हैं जिसमें कंपाउंड आई आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिंगल लेंस नहीं बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1000 से 2000 तक लेंसेज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन फ्रॉग में हमारी तरह सिंपल आई है, उसमें सिंगल लेंस प्रेजेंट है। उसकी जो आई है वो ऑर्बिट से बाहर निकली हुई आपको दिखेगी, बल्ज्ड आउट है। जैसे कि हमारी जो आईज है वो स्फेनॉइड कैविटी में है ना, कि हमारे स्कल के स्फेनॉइड कैविटी है, ऑर्बिट है, जिसमें आई प्रेजेंट है। तो हमारी आई जो है वो नॉर्मल एक फ्लैट टाइप की है, पर फ्रॉग की जो आई है वो आईलिड से भी लगता है कि बाहर निकली हुई है, बल्ज्ड है, आईलिड से बाहर आती हुई आपको नजर आती है। उसको हम लोग बल्ज्ड बोलते हैं, यानी फ्रॉग की आई बल्ड है, और ये भी स्कल के ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होती है। फ्रॉग के आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो उसके आई को कवर करती है और वाटर से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो फ्रॉग के आई के ऊपर, यानी कि एक लेयर प्रेजेंट होती है,
जो फ्रॉक को आई को कवर करती है, और वाटर में जब फ्रॉक प्रेजेंट होते हैं तो उसकी आई को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि वो वाटर में अच्छे से रह पाएँ, देख पाएँ। इसमें निक्रिटेटिंग मेमोरी उसका हेल्प करती है। जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें भी निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते होंगे कि हमारी जो मेमेलिया किंगडम है वो कभी न कभी एम्फीबिया और रेप्टाइल से डेवलप्ड होकर बनी है। तो हमारी इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी भी आंखों में निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये हम मानते हैं कि कभी ना कभी तो प्रेजेंट थी। क्यों? क्योंकि अभी भी वो हमारी रिड्यूस फॉर्म में कॉर्नर पे आई के निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और वो रिड्यूस, वो किसी काम की नहीं है, उसका वर्क नहीं है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट हो चुकी है। इसलिए निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आई से गायब हो चुकी है, पर पहले कभी नहीं मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी जो मेमेलिया किंगडम है वो कभी ना कभी एम्फीबिया और रेप्टाइल से ही डेवलप्ड होकर बनी है। इसी से मानते हैं क्योंकि हमारी आई के अंदर भी रिड्यूस निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे आई के पास एक मेम्ब्रेनस फोल्ड टिम्पैनम प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बताया कि इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं, जो साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करता है। तो ये टिम्पैनम जो है वो एक फोल्ड प्रेजेंट है, यानी कि उसके एक्सटर्नल पिन्ना नहीं है, हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर नहीं है, बस इंटरनली प्रेजेंट है, जो कि वेल डेवलप्ड ईयर नहीं है, एक पार्सली डेवलप्ड ईयर है, जो आसपास के साउंड के वाइब्रेशन को वो मतलब सुन सकता है, रिसीव कर सकता है। जैसे उसकी फीमेल ब्रीडिंग से जो है फीमेल, उसके आसपास कोई फीमेल है तो उसको वो साउंड वाइब्रेशन टिम्पैनम से ही वो रिसीव करता है और वो समझ पाता है कि मेरे आसपास कोई फीमेल है। वैसे ही कि माउथ के जस्ट ऊपर एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी फ्रॉग के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे हमारी माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, वैसे ही फ्रॉग के भी माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, वन पेयर। लिम्ब देखते हैं। लिम्ब दो लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब जो है वो उसमें 4 डिजिट प्रेजेंट है, फोर से नाम से अलग रखेंगे, 4 डिजिट, 4 डिजिट। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट इंड होता है, 5 डिजिट यानी कि हाइंड है, तो फोर लिम्ब में तो 4 हो गया, तो हाइंड लिम्ब में 5 आप याद रख सकते हैं। फोर लिम्ब का मैंने आपको पहले ही फंक्शन बताया कि ये वॉकिंग में, बर्विंग में, लीपिंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। बर्विंग यानी कि गड्ढा खोदना, जब वो समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन में जाते हैं तो वो बर्विंग का काम करते हैं। ये फोर लिम्ब भी करता है। लीपिंग यानी जंप करने का, फ्रॉग देखते हैं कि आप ऐसे जंप कर करके जाता है, यानी कि हम लोग फ्रॉग रेस भी देखते हैं जिसमें हम लोग छोटे बच्चों को जंप करके दौड़ाते हैं ना, रेस करवाते हैं, तो वैसे ही फ्रॉग भी जंप करता है, इसलिए हम लोग इसका नाम फ्रॉग रेस बोल सकते हैं। ये स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। अब ये जो हाइंड लिम्ब है ये फोर लिम्ब से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और बड़े होते हैं फोर लिम्ब से, और ये मस्कुलर होने के कारण बहुत सारे कंट्री में हाइंड लिम्ब को खाते हैं, क्योंकि ये बहुत मस्कुलर होते हैं, इसको खाते हैं। हाइंड लिम्ब में एक वेब्ड फीट प्रेजेंट होता है, वेब्ड। जैसे हम लोग तैरने के लिए, हम लोग जब स्विमिंग करने जाते हैं तो हम लोग पैरों में एक लगाते हैं ना, जो फिन्स जैसा होता है, जो हमारी स्विमिंग में हेल्प करता है। वैसे ही हमारी जो फ्रॉग के हाइंड लिम्ब है उसमें एक वेब्ड फीट प्रेजेंट होता है, जिसको स्विमिंग में वो हेल्प करता है। अब आप सोचते हैं कि मैम फोर लिम्ब भी तो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए सिर्फ स्विमिंग का बात करें कि स्विमिंग कौन सा लिम्ब करवाता है, हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब, स्विमिंग किससे होती है, तो आप लोग हाइंड लिम्ब लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि वॉकिंग, बर्विंग, लीपिंग, स्विमिंग ये सब किससे होती है, यानी कि सारा चीज़ दिया हो तो फोर लिम्ब लिखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर जब स्विमिंग की बात की हो, एग्जाम में क्वेश्चन किया हो, तो हम लोग हाइंड लिम्ब उसका आंसर लिखेंगे। ये आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं कि मेल फ्रॉग कौन है, फीमेल फ्रॉग कौन है। कैसे पहचानेंगे ऐसे कि जो मेल फ्रॉग है उसके अंदर एक वोकल सैक प्रेजेंट होता है। वोकल सैक वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये वोकल सैक जो है वो फीमेल को ब्रीडिंग सीजन में अट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी कि मेल फ्रॉग के अंदर वोकल सैक प्रेजेंट होता है, उसके फ्रंट पे जस्ट नेक के पास और एक्सटर्नली, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं ब्रीडिंग सीजन में। लेकिन ये फीमेल फ्रॉग के अंदर नहीं होता है वोकल सैक, यानी कि ये मेल का ही पार्ट है, तो इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये मेल फ्रॉग है, जिसमें वोकल सैक प्रेजेंट है वो मेल फ्रॉग है। वैसे मेल फ्रॉग के अंदर एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है, जो मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब का ये 4 डिजिट होता है, 4 डिजिट, फोरों डिजिट के जो आगे जो होता है यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग के, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, यानी फोर लिम्ब 2 हो गया, दोनों पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी पैड किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जब फीमेल उसके पास आई और ब्रीडिंग सीजन में, तो वो फीमेल को अच्छे से होल्ड कर पाए, ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो पाए और उसका न्यू जनरेशन आ पाए, यानी कि वो इनब्रीड कर पाए, ब्रीड कर पाए। तो इसलिए वो मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जिसके वो फीमेल को होल्ड करने के काम आता है।
मेल फ्रॉग इज कॉपुलेटरी पैड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलेम टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के टाइम मेल फीमेल को होल्ड करने के काम जो होता है वो कॉपुलेटरी पैड ही करता है होल्ड करने में। क्योंकि इसके आप जानेंगे फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है, यानी कि वो फीमेल को जब होल्ड करेगा तो स्लिप कर जाएगी, जिससे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जिससे वो अच्छे से होल्ड कर पाए, अटैच हो पाए। इसीलिए तो इससे हम लोग मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग को डिवाइड कर पाते हैं कि अगर वोकल से और कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है तो वो मेल फ्रॉग है, नहीं प्रेजेंट है तो फीमेल फ्रॉग है। यानी फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। हमने फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी भी देख लिया है, वो अगले लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, फिर कॉकरोच भी पढ़ेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये हम लोग सारे टिश्यू आज खत्म कर लिए जो एनिमल टिश्यू होते हैं। आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं नेक्स्ट। और आप लोग अगर एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू नहीं देखे तो आप पीछे के वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया, उस पर आप देख सकते हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ये आपको हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप ध्यान से पढ़िए और आप इजीली समझ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखी हूँ, जिस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए और उस पर आपको सारे नोट्स A to Z मिल जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नीट PYQ, CUT PYQ, बोर्ड की PYQ, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है जिसपे मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। उस पर आप जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 5 से 10 हर टॉपिक के आप कवर कर सकते हैं। मैं उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन डालती हूँ ताकि बच्चों को बहुत ईजिली मतलब टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर पाए। तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और आपको ईजिली फ्री में नोट्स, फ्री में लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।